स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम उसी मूल अधिकार को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। पहले लेक्चर में मूल अधिकार के आधार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का हमने विस्तृत चर्चा किया। आधार इसलिए कहा गया क्योंकि मूल अधिकार जो 6 संविधान में दिए गए हैं उसको समझने से पहले बहुत सारी बातों को आपको जानना, बहुत सारी शब्दावलियों को जानना जरूरी था। तो पिछले लेक्चर में हमने विस्तृत चर्चा किया है उस पर। ये आज मूल अधिकार का सेकेंड क्लास होगा और इसमें हम 6 मूल अधिकार जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है उन अधिकारों का हम वर्णन करेंगे। चूंकि हमने इस अधिकार से संबंधित शब्दावलियों का बारीकी से अध्ययन कर लिया है तो अब मूल अधिकार को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से हम मूल अधिकार को समझ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब मूल अधिकार के बारे में। तो जैसे यहां लिखा हुआ है भारत का संविधान और मूल अधिकार। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ, इसमें आप देख पा रहे हैं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो लागू होने के साथ देखिएगा यहां 7 मूल अधिकार हमको प्राप्त थे। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 7 फंडामेंटल राइट्स हमको मिला हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होती है। तो 7 फंडामेंटल राइट्स हमको मिला था। तो क्या आज भी 7 ही हैं? तो नहीं, आज 7 नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया अर्थात 44वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 1978 द्वारा। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। फैक्ट की चीजें हैं तो तमाम एग्जाम में ये फैक्चुअल चीजें भी आती हैं। हर प्रकार के एग्जाम के लिए हमको पढ़ना है तो जहां फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 द्वारा तो हमारे संविधान में एक जो मूल अधिकार प्राप्त था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार या संपत्ति का मूल अधिकार, ध्यान रखिएगा, उसको क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। कब? 1978 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जब उसको समाप्त कर दिया गया तो जो 7 थे वो बचे अब कितने? वो 6 मौलिक अधिकार बचे या 6 मूल अधिकार बचे। ठीक है ना। तो अब लगे हाथ इसको भी जान लिया जाए, जो ये संपत्ति का अधिकार था वो शामिल कहां था। अच्छा, एक चीज और, चूंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार था वो अनुच्छेद 12 से कहां के मध्य शामिल था? 35 के मध्य। और फिर 12 और 13 में हमने पढ़ा मूल अधिकार से संबंधित राज्य की परिभाषा क्या है, संविधान के पूर्व की विधियों के बारे में, संविधान के बाद की विधियों के बारे में। तो 12-13 निकल गया। तो वास्तव में जो मूल अधिकार की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? वो 14 से शुरू होती है और 35 के बीच ये मूल अधिकार थे। तो 7 थे, उसमें एक खत्म कर दिया गया, बचे 6। तो अब बात ये भी जान लिया जाए कि ये 7वां मूल अधिकार था वो, या जो समाप्त किया गया संपत्ति का अधिकार, वो शामिल कहां था? तो ये शामिल था, देखिए, संपत्ति के अधिकार को 2 जगहों पर शामिल किया गया था। अब जनरली आप समझेंगे तो आप अनुच्छेद 31 में पाएंगे। जनरली आप ऐसे सतही तौर पर पढ़ लेंगे तो अनुच्छेद 31 में यह संपत्ति का मूल अधिकार था। लेकिन जब आप स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 के मध्य में, तो हमें उसमें, आगे हम बात करेंगे, तो हमें उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो अनुच्छेद 19 के तहत 7 स्वतंत्रताएं हमको दी गई थी। तो उन 7 स्वतंत्रताओं में 19(1)(4) के तहत हमें एक स्वतंत्रता और मिली थी। साथ में एक स्वतंत्रता यह भी थी जिसमें संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन, ध्यान रखिएगा शब्दों पर, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन,
ये स्वतंत्रता हमको मिली थी। ठीक है ना। तो जब चूंकि संपत्ति का अधिकार ही मूल अधिकार नहीं रहा, तो संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतंत्रता तो रही नहीं। तो इसलिए 31 में जो शामिल स्वतंत्रता थी, जब वो समाप्त हुआ तो इसी से जुड़ी स्वतंत्रता थी 19(1)(चा) में, तो वो भी ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संपत्ति का अधिकार था वो 31 और 19(1)(चा) दोनों में शामिल था, जो संपत्ति से रिलेटेड था, और 1978 के द्वारा दोनों समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो कब समाप्त हुआ, कि संविधान के द्वारा कौन अधिकार समाप्त हुआ, वो कहां शामिल था, ये सारी बातें इसमें शामिल है। अच्छा, एक चीज और लगे हाथ आप ये समझ लीजिए कि जब ये यहां से समाप्त किया गया तो इसको ले जाया कहां गया, कहीं इसको शामिल किया गया कि पूरे संविधान से इसको बाइकाट ही कर दिया गया, तो नहीं। जब इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया तो इसको बनाया गया विधिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया गया विधिक अधिकार। अच्छा, मूल अधिकार और विधिक अधिकार में थोड़ी से अंतर हैं, वो फिर बाद के लेक्चर में हम इस पर कभी चर्चा करेंगे, संविधान तो पूरा भी पढ़ना ही है। तो जब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया तो इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। तो जो अब यहां संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था वो बना विधिक अधिकार, और जो 31 और 19(1)(चा) में था वो कहां चला गया, 300 का में चला गया। तो एक तो समाप्त हो गया। तो जब एक मूल अधिकार समाप्त हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ, तो अब अधिकार बचे 6। तो अब वो 6 कौन कौन से हैं, इस पर बात किया जाए। तो अब वर्तमान में बात की जाए तो भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब 6 मूल अधिकार में कौन कौन से हैं, पहला आपका है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य शामिल है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से 22 के मध्य है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 और 24 में शामिल है। जो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद संख्या 25 से 28 के मध्य, सॉरी 80 लिखा है, यहाँ 28 होना चाहिए, 25 से 28 के मध्य ये शामिल है, 25 से 28 के मध्य। ठीक है ना। उसके बाद में जो 5वां आपका अधिकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में शामिल है। और जो 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 से 35 के बीच में शामिल है। अब आप देखिए 31 इसमें खाली हो गया, ठीक है ना, तो 32 से 35 के बीच में शामिल है। ठीक, अब 31 खाली हुआ तो 31 क्या, अनुच्छेद 31 ऐसे खाली ही पड़ा है या उसमें कुछ और चीजें मेंशन की गई हैं, उसमें धारित की गई हैं, तो जब हम आगे 31 पर पहुंचेंगे तो हाँ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये अब भारतीय नागरिकों को ये 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर जी ने मूल अधिकार की आत्मा कहा है। ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको अंबेडकर जी ने क्या कहा, मूल अधिकार की आत्मा, मूल अधिकार की आत्मा कहा था अंबेडकर जी ने। क्यों कहा, जब इस पर पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। तो ये 6 अधिकार हमको मिले हैं, अब इन्हीं अधिकारों का हमको विश्लेषण करना है, चर्चा करना है। तो चलिए एक एक की शुरुआत की जाए। आ जाइए। अच्छा, एक चीज और पहले समझ लेते हैं, ये जो 6 अधिकार प्राप्त हैं, 14 अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, तो इसमें जो अधिकार शामिल हैं उनमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी व्यक्तियों दोनों को मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, केवल जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें जो मूल अधिकार का मेंशन किया गया है, इसमें जो मूल अधिकार का मेंशन किया गया है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसमें विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है।
इसके तहत जो भी मूल अधिकार हैं उस पर किसी विदेशी का दावा नहीं है। अब वो है क्या, जैसे ये स्वतंत्रता हो गया, ये समता 15-16 हो गया, 19 स्वतंत्रता हो गया, 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो गए। तो ये इस अनुच्छेदों में जो शामिल अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब इनके अतिरिक्त जो बचे, इनके अतिरिक्त जो अन्य अनुच्छेदों में शामिल अधिकार हैं वो नागरिकों को तो मिले ही हैं, क्योंकि भारत का नागरिक है तो उसको सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों के जो अतिरिक्त अधिकार हैं वो विदेशियों को भी मिले हैं। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि अन्य अनुच्छेदों में शामिल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिले हैं, और इन अनुच्छेदों में शामिल अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जो 6 अधिकार हैं उसका एक एक करके हम विश्लेषण करें। तो पहला अधिकार है किसका? समता का अधिकार है। शामिल कहां है? अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य, 14 से 18 के मध्य शामिल है। तो आइए फिर अब 14, 15, 16, 17, 18 पांचों अनुच्छेदों का हम विस्तार से चर्चा करें। तो देखिए अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। ये जो अनुच्छेद 14 है ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त होगा। और आगे क्या कह रहा है? राज्य, आगे क्या कह रहा है कि राज्य, अब यहां देखो राज्य का मतलब क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में अनुच्छेद 12 के तहत पूरा विस्तार से बताया है कि राज्य में कौन कौन शामिल हैं। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 14? राज्य किसी व्यक्ति को, दो चीज शब्दों पर ध्यान रखिए, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में, यदि वो भारतीय राज्य क्षेत्र में रह रहा है और यहां व्यक्ति लिखा है, किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य जो भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो उसको विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है अनुच्छेद 14। अब एक चीज यहां, राज्य तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति को भी डिफाइन किया गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति में कौन कौन शामिल हैं। तो देखिए व्यक्ति में कौन कौन शामिल हैं, समझिएगा। व्यक्ति में अनुच्छेद 14 में देखो, जो व्यक्ति का मतलब है उसमें नागरिक, अनागरिक जो विदेश के हैं, भारत के नागरिक नहीं है, एवं विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति में कौन, अब ये तो समझ में आ गया नागरिक कौन है, अनागरिक कौन है, लेकिन विधिक व्यक्ति कौन है? तो विधिक व्यक्ति में कोई कंपनी है जो किसी कानून के तहत निर्मित है, कोई निगम है, कोई व्यक्तियों का समूह है, इनको विधिक व्यक्ति कहा गया है। तो जो अनुच्छेद 14 है वो नागरिकों पर, अनागरिकों पर और इन विधिक व्यक्तियों जैसे इन कंपनियों और व्यक्ति समूहों पर लागू होगा, ये पूरा डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है ना, समझ में आया। अब और बात कर लें, ये जो विधि के समक्ष समता की अवधारणा है ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी, वैसे पूरा मूल अधिकार तो हमारा अमेरिका से है, लेकिन मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट अमेरिका से है, लेकिन विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो कहां से है? वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण। अच्छा, ये प्रेरित कहां से है? ब्रिटेन के संविधान से है। तो ब्रिटेन में ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में एक विधि शास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन की बात की है। प्रोफेसर डाइसी ने ब्रिटेन के संविधान में विधि के शासन की बात की है, विधि के शासन। इसलिए जब हम भारत के संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो वहां विधि का शासन कहां से लिया गया है, कई एग्जाम में आया भी है,
तो विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो वहां हम बताते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वास्तव में भारतीय संविधान में विधि का शासन ना होकर के क्या है, समान विधि के समक्ष समता है। लेकिन ये विधि का जो विधि के समक्ष समता की अवधारणा है ये सेम या उसी के समरूप है। ध्यान रखिएगा, किसके समरूप है, जो प्रोफेसर डाइसी ने विधि का शासन बताया है उसी विधि के शासन के समरूप ये है विधि के समक्ष समता, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया है। आया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। तो ये 14 हो गया। अच्छा एक चीज और तो समझिएगा, 14 में जो विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण है, तो इसमें भी कहा तो गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन अब आप कह सकते हैं जैसे संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है, तो ये जो है, अब इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अभी थोड़ा सा और समझ लें तब बात करते हैं। तो विधि के समक्ष समता तो हो गया। अब देखो विधियों का समान संरक्षण, ये भी ब्रिटेन के संविधान से है, और कहां, सॉरी ये अमेरिका के संविधान से है। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता कहां से है, ब्रिटेन के संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण कहां से है, अमेरिकी संविधान से है। और अमेरिकी संविधान में जो 14वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें उस संविधान संशोधन के द्वारा जो वहां के नागरिकों को अधिकार दिया गया, उसी के समरूप जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस नाम से जाना गया है, विधियों के समान संरक्षण से। फिर से समझिए, 14 में जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटेन के विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के समान को समरूप बताया गया है, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नागरिकों को अधिकार मिला है उसके समरूप है। चीजें क्लियर हुई? अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। क्यों लाइन है? क्योंकि इसी अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की बात करता है, इसी में जो बातें शामिल है उसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया है। अर्थात क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाता है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, मूल अधिकार में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, अंतर्निहित है, तो किसके अनुसार बताएंगे, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। जो नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है वो अनुच्छेद 14 में ही निहित है, पहली बात। और देखिए अनुच्छेद 14 में जो विधि के शासन को, ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 14 है उसमें जो विधि का शासन की बात की गई है, उसको एक वाद था सर्वोच्च न्यायालय में जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। इस वाद में, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में निर्णय दिया, और उस निर्णय में जो 14 में विधि का शासन है, जो 14 में विधि के शासन का उल्लेख किया गया है, उसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। जो 14 में विधि का शासन है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। तो बहुत सारी बातें अनुच्छेद 14 में लिखी गई हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए अनुच्छेद 14 में इतनी बातें लिखी गई हैं, इसकी इतनी महत्ता है, तो क्या अनुच्छेद 14 में कोई रोक टोक नहीं है? अर्थात सरकार इस पर निर्बंधन लगा सकती है, इसके संदर्भ में कुछ बात है कि नहीं है, तो इस पर भी बात किया जाए। तो देखिए जरा अनुच्छेद 14 के बारे में क्या कहा गया है।
तो चलिए अनुच्छेद 14 में देखो इंपॉर्टेंस ही तो इसकी है ही है। तो कहा क्या गया है कि जो समता का अधिकार है वो अत्यांतिक नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें विभेद नहीं हो सकता है, व्यक्तियों में विभेद हो सकता है, विभेद किया जा सकता है। जैसे संसद सदस्य हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और कुछ विशेष कैटेगरी के व्यक्तियों के साथ हम विभेद कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 14 बताता है। ठीक है ना। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि वो आंतरिक एब्सोल्यूट नहीं है, विभेद किया जा सकता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 14। ठीक है ना। अब आ जाइए 15 पर। तो 15 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 एक एक को डिटेल करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, और 15(1) स्पेशली। अब देखो 15 क्या है, धर्म मूल वंश जात के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये जो अनुच्छेद 14 है आपका, ये जो 14 है ये मूल सिद्धांत है। जो विधि के जो आपका समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 में जो समता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 14 मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 में जो शामिल चीजें वो मूल सिद्धांत की बात करती हैं। बाकी जो आपका 15, 16, 17 और 18 है, 15, 16, 17 और 18 है, इस सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण पर बात करते हैं, उस सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरणों की चर्चा करते हैं। 14 आपका मूल सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। 14 जो है वो मूल सिद्धांत की बात करता है, 15, 16, 17, 18 उसके विशिष्ट उदाहरण की बात करता है। इसलिए 14 में बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। अब 15 क्या है, तो 15 कह रहा है कि जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है 15 के बहुत सारे अनुच्छेदों में। तो देखिएगा 15(1) में क्या कहा गया है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। केवल केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें किसी आधार पर भी, ये जो बहुत सारे चीज दिया गया है, इनमें किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं हो सकता है, अर्थात विभेद करने से रोकता है। केवल धर्म, मूल वंश, जात अथवा इनमें किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद को रोकता है, विभेद को रोकता है, अर्थात इनमें किसी के भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। केवल इसी में, इसके आधार पर विभेद नहीं होगा। अब ध्यान रखो, लेकिन भाषा और निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। भाषा और निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। इसी वजह से होता भी है। समझ में आया। 15(2) क्या डिफाइन कर रहा है, इसको और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाया। तो 15(2) क्या कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई नागरिक, ध्यान रखिएगा, कोई नागरिक किसी व्यक्ति को, यहां कोई भी नागरिक किसी को कहां, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान, वो होटल हो, वो सड़क हो, वो कुआं हो, वो मंदिर हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या इनमें किसी के आधार पर कोई नागरिक किसी ऐसे सार्वजनिक, भाई अपना निजी स्थान है तो वो तो रोक ही सकता है, किसी सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने से प्रतिबंधित नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है, ये 15(2) कह रहा है। भाई करेगा तो फिर वो समता कैसे, तो ये 15(2) में बताया गया है। अर्थात सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने से रोकने को प्रतिबंध यदि होता है तो ये उसको रोकता है। 15(2) हो गया, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं
15(3) क्या कह रहा है? चूंकि यहां कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो छोड़ने लायक हो, इसलिए बहुत डीप हम यहां चर्चा करेंगे। राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहां देखो भाई, यहां 14 कह रहा है कि समता, सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन 15(3) में क्या कहा गया है कि राज्य यदि स्त्री और बच्चे हैं, उनकी कोई विशेष स्थिति है, तो उनके विशेष स्थिति के आधार पर उनको कोई विशेष छूट या रियायत दी जा सकती है। और यदि कोई ऐसी छूट या रियायत दी जाती है तो वो समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नहीं आप कह दीजिए कि जो फला व्यक्ति को या फला महिला को आपने जो विशेष अधिकार दे दिया, तो ये राज्य को छूट है, ये मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है भाई, ये समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये 15(3) में कहा गया है। और 15(4) कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जब इसको जोड़ा गया तो इसमें या इसी के द्वारा पिछड़े अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। किसके द्वारा? 15(4) के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? 15(4) के द्वारा, अनुच्छेद 15(4) के द्वारा, अनुच्छेद 15(4) के द्वारा पिछड़े जात, अनुसूचित जनजात को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये हो गया 15। अगला चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाइए अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समता की बात की गई है। अवसर की समता अर्थात लोक नियोजन में या जो सरकारी पद हैं उनको प्राप्त करने में सभी को समान अवसर मिलेगा, इस पर बात की गई है। इसी को कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समता या अवसर की समता। ठीक है ना? तो चलिए भाई देखिए क्या है इसमें, क्या कहा गया है? केवल धर्म मूल, अब केवल शब्द थोड़ा सा लिमिट कर दे रहा है ना, तो केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, अब यहाँ उद्भव भी इसमें शामिल किया गया, और निवास के आधार पर, उद्भव एवं निवास के आधार पर भेदभाव निषेध होगा। अर्थात केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी को आप इनके आधार पर किसी पद को प्राप्त करने के लिए निर्योग घोषित नहीं कर सकते हैं, और बाकी कोई निर्योग्यता लागू हो तो उस पर लागू कर सकते हैं, लेकिन केवल इनमें आधार आप बना लें। किसी व्यक्ति या जो है किसी नागरिक विशेष को कह दें कि आप इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप फला धर्म के हैं, किसी मूल वंश के हैं, विशेष मूल वंश के हैं, आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, या आपका जन्म स्थान यहाँ नहीं है, आप निवास नहीं कर सकते हैं, केवल इसके आधार पर उसको निर्योग नहीं घोषित करेंगे। ये आपका 16 कह रहा है, ठीक है ना? ये 16 कह रहा है, लेकिन इसी में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद विधि स्थापित करके निवास स्थान को बाध्य कर सकता है, निवास स्थान की बाध्यता को आरोपित कर सकता है। राज्य सरकार में जो बहुत सारे नौकरियां हैं, बहुत सारे जो लोक नियोजन के पद हैं, उसमें निवास स्थान की बाध्यता को लागू किया जाता है, और ऐसा सरकार या ऐसा संसद को कानून बनाने का भी अधिकार है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे राज्य सरकारों की नौकरियों में किसी राज्य विशेष के लिए ही वो संरक्षित कर दिया जाता है, और ये यहाँ कहा गया है निवास के आधार पर, तो ये तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संसद को ये विधिक पावर दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य में जन्म स्थान को विशेष तौर पर लागू कर सकता है। तो ये था लोक नियोजन की में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 क्या है? बस इसमें केवल यही आपसे पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किया जाता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, तो इस प्रकार का अनुच्छेद और इस प्रकार का प्रावधान यहाँ शामिल करना बहुत ही आवश्यक था
इसलिए इसको शामिल किया गया कि आज से भारत में ये अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत भाई। आज से भारत में छुआछूत को समाप्त किया जाता है और यदि कोई इसको लागू करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा और वो सजा का भागीदार होगा, उसको 6 महीने का सजा भी हो सकता है। ठीक है ना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी 1955 बनाया गया इसी के आधार पर। तो पूरी तरीके से आप ये केवल समझिए कि अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान कहां शामिल है, अनुच्छेद 17 में शामिल है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है, वो उपाधियों का अंत करने की बात करता है, अर्थात इसमें उपाधियों को अंत किया गया है। अब इसका क्या मतलब है भाई, तो इसमें कहा गया है कि राज्य विद्या और सेना से संबंधित उपाधियों के अतिरिक्त राज्य विद्या और सेना से संबंधित उपाधियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगी जिससे लोगों के बीच समता का उल्लंघन हो। साथ में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है और भारत में किसी लाभ के पद पर रह रहा है, वह भारत सरकार की अनुमति अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये साफ साफ अनुच्छेद 18 में लिख दिया गया है और इसी को कहा गया है उपाधियों का अंत। ठीक है ना। तो ये था पहला अधिकार जिसको समता का अधिकार कहा गया, जो शामिल था अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। चलिए अब अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर बात किया जाए। तो अगला अधिकार आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको कहां शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 19 से 24 के बीच में। अब इसको भी एक एक करके देखें। तो अनुच्छेद जो है 19 जो है, अनुच्छेद 19 के द्वारा लोगों को, अब लोगों का मतलब यहां भारतीय नागरिक है, लोगों का मतलब भारतीय नागरिक है, क्योंकि अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। प्रारंभ में 7 थी, मैंने बताया है। तो 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे 19(1) का के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आजादी है, अपने विचार रखने की आजादी है, और इस विचार में वो सभी प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। इस विचार में वो सभी प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। अनुच्छेद 19, अच्छा इसी 19(1) का में चूंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है, समझिएगा। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, इसी में ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, इसी में ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता और ध्वज फहराने की स्वतंत्रता को इसी में शामिल किया गया है। और इसी में अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे वाणिज्यिक, कोई वाणिज्यिक क्या कह सकते हैं उसको हम, प्रचार प्रसार करते हैं ना, विज्ञापन जारी करते हैं, तो वो भी इसी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। इसी में जानने का अधिकार हमको है, नो ऑफ राइट्स, जानने का अधिकार भी है। इसी में 19(1) का में ही जो है मतदाता को सूचना का अधिकार इसी में प्राप्त है, इसी में चुप रहने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। तो बहुत सारे अधिकार हमको इसी में 19(1) का के द्वारा मिला हुआ है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और ध्वज फहराने की स्वतंत्रता काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है। ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका दूसरा है 19(1) खा में, 19(1) खा में सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है कि आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन की कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना आयुध के, बिना आयुध के। आयुध का मतलब क्या है, बिना अस्त्र शस्त्र के। अस्त्र शस्त्र के साथ सम्मेलन नहीं करेंगे, सभा नहीं करेंगे ना,
बिना हथियार के सभा सम्मेलन कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता है। हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है 19 के तहत। 19 के तहत विचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मूव ऑफ राइट्स या राइट्स ऑफ मूव कह सकते हैं इसको, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब एक चीज ध्यान रखना कि वे जो है इस पर भी प्रतिबंध है, इस पर भी प्रतिबंध है, आगे उस पर बात करेंगे। तो 19(1) के तहत विचरण की स्वतंत्रता है। 19(1) के तहत किसी भी स्थान पर निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है, किसी भी स्थान पर निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। और जब चूंकि धारा 370 नहीं समाप्त था तो इसमें एक कॉलम जोड़ा गया था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन धारा 370 अब स्वाहा हो गया, तो अब आपका ये पूरे भारत में कहीं भी आप जाइए, रहिए, निवास करिए, ठीक है ना। और 19(1) तो खत्म हो गया, जिसमें संपत्ति के अर्जन, धारण और बैन की स्वतंत्रता थी। तो बचा 19(1) इसमें उपजीविका अर्थात व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, बस संविधान के दायरे में रह करके उपजीविका का मतलब है। तो ये 19 के तहत ये 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो ये 19 हो गया। अब आइए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो ये अनुच्छेद 19 है, जैसे आपका राष्ट्रीय आपात लागू होता है, जैसे राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 14 से 35 के बीच में जो हमको राइट्स मिले हैं, उनमें जो राइट्स हैं वो उद्घोषणा की जाती है कि अब ये राइट्स समाप्त होंगे। लेकिन जैसे आपातकाल की घोषणा होती है, 19 के द्वारा जो अधिकार मिले हैं, इसको निलंबित करने के लिए किसी भी प्रकार की उद्घोषणा नहीं होगी। राष्ट्रीय आपात की जैसे उद्घोषणा हुई, ये स्वतः समाप्त हो गए। निलंबित, समाप्त का मतलब यहां निलंबन से है। तो जब तक राष्ट्रीय आपात रहेगा, ये स्वतंत्रताएं हमको नहीं मिलेंगी। कहने का सेंस है कि जैसे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं तुरंत निलंबित। बाकी अधिकारों के निलंबन के लिए अलग से एक प्रोविजन जारी करना पड़ता है, एक उद्घोषणा होती है। ये अंतर है इसमें, ठीक है ना। चलिए आइए 20 में क्या है, इस पर बात करें भाई। तो 20 क्या कह रहा है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात अपराधी व्यक्तियों को भी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अब ये क्या मतलब है भाई, आप सोच रहे होंगे कि नहीं कोई अपराध करता है और उसको भी संरक्षण है, तो नहीं भाई, इस संरक्षण के तहत प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो संरक्षण क्या है, ऐसा नहीं कि अपराध करने के बाद वो छूट जाएगा, नहीं। तो वो दोष सिद्धि के जो संबंध में संरक्षण है, इसमें कहा गया है कि अब देखो भाई, मान लिया जाए किसी ने कोई छोटा मोटा अपराध कर लिया और उसके लिए जैसे 6 महीने का सजा है। अब वो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, 6 महीने की सजा उसने पूरी कर दी। अब 6 महीने की सजा पूरी कर दी तो वो अपराधी तो नहीं रहा ना। अब सरकार या राज्य चाहे या पुलिस चाहे तो फिर उसको पकड़ करके लावे बंद कर दे, कहे नहीं भाई तुमने चोरी किया था, चलो फिर 6 महीना सजा काटो। तो इसके लिए तो संरक्षण होना चाहिए ना। दूसरा, मान लिया जाए किसी को दबाव जबरदस्ती पकड़ करके कह दिया गया कबूल करो कि तुमने चोरी की है, तुमने ये अपराध किया है, तो ये भी तो गलत है ना, संरक्षण होना चाहिए ना। और तो ये इनके संरक्षण की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह संरक्षण है। दूसरा, जिस अपराध के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, उस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है, उससे अधिक सजा उसको नहीं दी जा सकती। पता लगे चोरी के लिए 1 महीने की सजा है तो उसको हम 1 साल बंद करें, नहीं। तो इसके लिए संरक्षण है कि जिस अपराध के तहत वो अपराधी है, उस अपराध के लिए विहित सजा का जो प्रावधान है, उससे अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, ये संरक्षण है। तीसरा, कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ये जबरदस्ती कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम अपना
अपराध स्वयं कबूल करो, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये जो है इसमें संरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। और यदि ऐसा कोई नहीं है तो उसको सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उसको दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क्या है, ये भी समझो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। तो इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, शब्दों पर गौर करिएगा, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही, अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके दायरे में यदि वो व्यक्ति आता है तो उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, और यदि उस दायरे में नहीं आता है तो सभी व्यक्तियों को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बचाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है। अब चूंकि हमारे संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी बातें आती थी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, तो इसके संदर्भ में बहुत सारे निर्णयों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्पष्ट किया कि कौन कौन से वो कार्य हैं, कौन कौन सी ऐसी वो बातें हैं जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। अरे भाई, कैसे हम पता पाए, कैसे ये पता चलेगा कि ये अमुक कार्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे निर्णयों के द्वारा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको डिफाइन भी किया है कि कौन कौन सी वो बातें जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। तो एक बहुत प्रमुख वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने वो सारे स्पष्टीकरण दे दिया कि कौन कौन सी बात इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी, जिसमें उसने कहा विदेश जाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत शामिल है। अर्थात कोई किसी को विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत रोका जा सकता है। तो विदेश जाने का अधिकार भी है, इसी में जीविकोपार्जन का भी अधिकार है। किसमें, प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत। प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल किया गया है। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है। साथ साथ में निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। इसी में जो हम राशन वगैरह प्राप्त करते हैं इसको पाने का अधिकार है। निःशुल्क रूप से चिकित्सा पाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कौन कौन, विदेश जाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, राशन, ये सारे अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो शिक्षा का अधिकार है वो कहां शामिल किया गया है, अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। कब इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, तो इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नहीं, इसके पहले ये क्या था, ये मूल कर्तव्य था। इसके पहले ये मूल कर्तव्य था, वो उसको शामिल था अनुच्छेद 45 में। पहले ये अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में शामिल था, मूल कर्तव्य नहीं, सॉरी, डीपीएसपी में ये शामिल था, राजकीय नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, तो इसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। और ये प्रभावी कब हुआ, 2010 से प्रभावी हुआ। तो ये सारी बातें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित चीज है। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये जो अनुच्छेद 20 और 21 है,
ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, वो चाहे आपातकाल की स्थिति हो या किसी भी स्थिति। जैसे सारे अधिकार विशेष परिस्थितियों में निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, अब अगला आपका अधिकार है अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। अब गिरफ्तारी से कैसे संरक्षण है? मतलब इसका यह हुआ कि कुछ यदि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को या किसी अपराध में संलिप्त पाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी संरक्षण प्राप्त है। अब वो संरक्षण क्या है, किस प्रकार का है, इसको थोड़ा जाना जाए तो इस संरक्षण में पहला संरक्षण ये दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारणों को जानना उसका अधिकार है। वो पूछ सकता है कि मुझे किस कारण गिरफ्तार किया गया, कारणों को जानना अधिकार है, यह संरक्षण है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजन को इसकी सूचना दी जानी चाहिए कि आपके इस व्यक्ति को, आपके घर के इस मेंबर को हम गिरफ्तार किए हैं, ये उसको संरक्षण है। तीसरा कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर जो नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाना है। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करके आप अपने थाने में बैठा रहिए, आप अपने चौकी में बैठा रहिए 4 दिन, नहीं। जब आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करिए। हाँ, इसमें जो आने जाने का समय लगेगा, रास्ते का जो समय लगेगा वो 24 घंटा में काउंट नहीं किया जाएगा। यह संरक्षण है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने अनुसार विधिक व्यक्ति को अपनी राय रखने के लिए चुनने का अधिकार है, अर्थात मनपसंद वकील वो रख सकता है अपने अनुसार, इसकी भी छूट है। तो ये उसको गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी से संरक्षण है ये 2 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं मिला हुआ है। ये 2 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं मिला हुआ है। वो कौन कौन है? ऐसे व्यक्ति जो अन्य देशीय शत्रु हैं, जो किसी दूसरे देश के जो हमारे शत्रु हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसा कोई संरक्षण उनको नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं उनको भी ये संरक्षण नहीं मिला हुआ है। अब ये निवारक निरोध अधिनियम क्या है, कानून क्या है, ये अलग से हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे समय समय पर भारत सरकार के द्वारा निवारक निरोध जो है अधिनियम जारी किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसको ये गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार 2 अधिकार के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन? समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। चूंकि अभी हमारे पास 4 अधिकार पढ़ने के लिए और हैं। शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा या शिक्षा एवं संस्कृति, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए हम बहुत विस्तार से और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है वो छूटे ना, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम इन 2 मूल अधिकार को पढ़े। आज तक यही हम रुकते हैं। आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और एक बात और उन लोगों के लिए जो चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।